मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम सभी कक्षा 10वीं में क्षितिज भाग 2 इस पाठ्यक्रम में 5वें नंबर पर जो बहुत अच्छी कविता है उत्साह और अट नहीं रही, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित बहुत शानदार कविता हम पढ़ने वाले हैं। उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने छायावादी कवि रहे हैं। लगातार उत्साह, उमंग, उल्लास को लेकर वो कविता लिखते रहे हैं। बादल उनका प्रमुख विषय रहा है। बादलों को संबोधित करके उन्होंने अपने विचारों को कविताओं के माध्यम से संप्रेषित किया। आपका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1889 में 1889 को हुआ। वे मूलतः उत्तर प्रदेश में गढ़चोला जिला उन्नाव के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषापाल में ही हुई और लगातार आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा। बहुत ही कम समय में आपके सभी स्नेही जनों का अवसान हो जाने के कारण भीतर से बहुत टूट गए थे। लगातार अपने गरीबी और अभावों के संघर्ष को भी उन्होंने देखा और जिया, लेकिन उनकी कविताओं में कभी भी उन संघर्षों के कारण निराशा नहीं दिखलाई पड़ती। हमेशा एक उत्साह की बात वो करते थे। जीवन को उसकी समग्रता में वो स्वीकार करते थे। ऐसी ही एक कविता उत्साह हमारे लिए हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। उत्साह। उत्साह शीर्षक से ये जो कविता है, ये एक प्रकार का आह्वान गीत है, बुलाना का गीत है, बादलों को पुकारने का गीत है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा। हमने पहले ही पढ़ा है, बताया आपको कि कविता में बादल एक तरह से पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, जो बहुत दिन से गर्मी से व्याकुल मन, किसानों से लेकर के हर व्यक्ति व्याकुल रहता है वर्षा को लेकर, वो बादलों को पुकारता है। तो एक तरह से ये पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यही बादल एक नई कल्पना और एक नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और उसके समग्र दृष्टिकोण से देखता है। इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या बदलाव, इसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। तो उत्साह इस कविता में कवि आह्वान करते हैं बादलों का कि बादल गरजो, बादल गरजो। बादलों को वो गरजने के लिए कह रहे हैं कि पहले गर्जना करके बता दो। जो ये पूरी मानवता में एक निराशा, एक निरुत्साह छा गया है, आपके गर्जन मात्र से वो फिर से उत्साह से भर जाएंगे। इसलिए बादलों से वो कहते हैं कि बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे काले, विद्युत छाव उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स कि कवि बादलों को बरसने के लिए नहीं कह रहा है, वो गरजने के लिए कह रहा है कि चारों तरफ से घेर घेर के आसमान को आप घेर लो और ऐसी गर्जना करो कि एक नया उत्साह लोगों में जागृत हो जाए, एक नई क्रांति लोगों के मन में जन्म ले। पुरानी निराशा और सारी चीजें, सारा पुराना जो भी कचरा, जो भी निराशा है, वो सारा चीजें मनुष्य के मन से निकल जाए और फिर से एक नया उत्साह, एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण मनुष्य को प्राप्त हो जाए। इसलिए हे बादलों, चारों ओर से घेर घेर कर गरजो, इतनी घोर गर्जना करो कि सारा भय मनुष्यता का निकल जाए। विकल विकल उन्नत थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, अब अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा जल से
फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। और दूसरे पद में भी निराला जी कहते हैं कि बड़े जोर शोर से आप आओ, चारों तरफ से बादल घिर जाओ और विकल विकल उन्मत्त विश्व के निदाहक के सकल। संसार में जितना भी अशांति, अभाव और इस तरह का निराशा का भाव, चारों तरफ नकारात्मकता का जो भाव है, जिससे सभी व्याकुल है, विकल हो चुके हैं, इस कष्ट से अब सबको उबारो। और कौन उबार सकता है? बादलों का गर्जन। एक आकाश पे नया छाया हुआ आकाश जो दिखता है कालिमा लिए हुए, और उनकी गर्जना से एक नवीन उत्साह, एक क्रांति, जो बादलों के टकराने से बिजलियां कड़कती हैं, उन बिजलियों को लेखक ने कहा कि वो बिजलियां नहीं हो करके एक तरह से आशा की किरण है जो मनुष्य के मन में जागृत होंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि एक बार फिर से सबके मन को शीतल कर दो, बादल गरजो, गरजो बादल गरजो। अर्थात हमने निराला जी के बारे में पहले भी पढ़ा था कि वो उत्साह के कवि हैं। भले उनका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन दुखों से भरा हो, मगर वो नित्य नूतन सपना देखते थे, सदा अपने जीवन को और समाज को उत्साह का संदेश देते थे, और बादलों को अक्सर वो उत्साह का ही दूत मानते थे। ऐसी एक शानदार कविता। इसी कविता में निराला जी की दूसरे भाग में एक और छोटी सी कविता है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसका अर्थ है समा नहीं रही है। अर्थात जब हम बहुत उत्साह से भर जाते हैं, खुशियों से जब हमारा मन भर जाता है, तो जब वो नहीं समाती तो हमारे जो भाव भंगिमाएं होती हैं उनसे वो चीजें प्रदर्शित होती हैं। तो अट नहीं रही का अर्थ है नहीं समाना, समा नहीं रही है, बेहिसाब हो जाना, इतनी ज्यादा हो जाना कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते जब खुशियों को। उसी अवस्था को इस कविता में बहुत ही सुंदरता के साथ कवि ने लिखा है और बताया है। इस कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया है। हमने पहले ही पढ़ा निराला जी के बारे में, अद्भुत कवि थे वो, छायावाद के। और छायावाद की विशेषता रही है कि अपने मन की कल्पनाओं को बाहरी जीवन से उसका सामंजस्य बिठाना। तो बाहर जब फाल्गुन का महीना आता है और उस फागुन के महीने में प्रकृति में चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को बहुत सुंदरता के साथ इस कविता में उन्होंने लिखा है कि कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। अनेक संदर्भों में देखा उन्होंने। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है, और जब मन ही प्रसन्न ना हो तो चारों तरफ सुंदरता बिखरी हो, उसका भी कोई मोल नहीं रहता। तो इसी दिव्य और दर्शन को लेकर के इस कविता को लिखा है निराला जी ने, और सुंदर शब्दों के चयन और लय इस कविता का भी फाल्गुन का ही सुंदर और ललित बना दिया है। मतलब इस कविता में जो शब्दों का सुंदर और सरल शब्दों का प्रयोग है, उसने फागुन की तरह इस कविता को भी बड़ा आनंद प्रदान करने वाला बना दिया है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात इतनी सुंदर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, इतना सुंदर वातावरण है, नाना प्रकार के पुष्पों से लदी हुई वसुधा है, इतनी सुंदरता चारों ओर फागुन महीने के आते ही बिखर गई है कि वो हमारे मन में समा नहीं रही है, हम आंखों से उसे देख नहीं पा रहे। इतनी सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फाल्गुन का जो महीना है ऐसी मादकता फैला देता है कि चारों तरफ से खुशबू बिखरने लगती है, हर घर में फूलों का सुंदरता बिखरने लगती है आंगन में, और मन तो ऐसा प्रसन्नता से भर जाता है कि मानो वो पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहता हो। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फूलों से पूरी धरती रोमांचित हो जाती है कि क्या देखूं और कितना देखूं, उसके बाद भी बहुत सारी सुंदरता को मैं देख नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प की माल। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है, पट नहीं रही है। अर्थात हर कोने में चारों तरफ ऐसी सुंदरता फागुन के महीने में होती है कि मन में एक मादकता, एक अजीब सा आनंद भर जाता है। इस सुंदर चित्रण को, फागुन के महीने को कवि ने देखा और अपने मन के भावों को, उत्साह को उन्होंने लिखा। अब दूसरे संदर्भों में कवि ये देखता है कि जब मन में आनंद होता है, जब मन में खुशियां होती हैं, तो चारों तरफ की प्रकृति मनुष्य को सुंदर दिखलाई पड़ती है। मानो पूरा समय ही फागुन का महीना हो। और जब मनुष्य के हृदय में ही उत्साह नहीं होता, उमंग नहीं होती, तो उसके सामने चारों तरफ कितना भी सुंदर वातावरण हो, वो उसे आराम नहीं देता। वो हमेशा एक दुख, अपनी ही पीड़ा में रहता है। फिर फाल्गुन की महीना भी उसे मस्ती से नहीं भर पाता। तो मस्ती भीतर की चीज है, इसे हमें बनाए रखना चाहिए। इस कविता का यही सार है कि अगर आपके भीतर इतनी मस्ती हो, इतनी मस्ती हो कि आप अपने बाहर के संसार के वस्तुओं को देख पाएं, अपने आसपास छिपे हुए प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकें, ये कविता हमें यही सिखाती है, यही संदेश देती है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।